Welcome everyone in today's another video. Today is going to be the last video of the chapter determinants. तो ये है डिटर्मिनेंट डे 4 और आज की वीडियो में हम डिटर्मिनेंट का लास्ट पार्ट देखने वाले हैं जो कि है शुरुआत होने जा रहा है विद द क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो बात करेंगे व्हाट इज़ क्रैमर्स रूल एंड हाउ इज़ इट यूज्ड इन दिस चैप्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्रैमर्स रूल का। तो बेसिकली क्रैमर्स रूल हम तब यूज़ करते हैं जब एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स हो। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल मान लेते हैं कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है जहाँ पर जो कोफिशिएंट्स हैं हमारे एक्स वाई जेड के वो एक डिटर्मिनेंट्स के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कुछ ऐसे देखो, तो अब देख ही सकते हैं कि जो हमारे एक्स वाई जेड वेरिएबल्स हैं उनका जो कोफिशिएंट है ये सारे जो है ये हमारे एक जनरल 3x3 ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, एक डेल्टा करके एक डिटर्मिनेंट बनाया जाता है जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बनता है। तो ये डिटर्मिनेंट बनता है डेल्टा, जिसमें आपके एलिमेंट्स कौन होंगे, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स, मतलब A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो डेल्टा करके एक डिटर्मिनेंट बनता है जिसमें एलिमेंट्स होंगे कौन, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स। एक और 3 ऐसे डिटर्मिनेंट्स बनते हैं। एक डिटर्मिनेंट होता है डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स में क्या होता है कि जो एक्स के कंपोनेंट्स होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं विद दिस वैल्यूज़ D1, D2 एंड D3। ओके, तो डेल्टा एक्स जो डिटर्मिनेंट है ये दिखने में कुछ ऐसा होता है, D1, D2, D3 और बाकी का सेम। बाकी का रहेगा आपका सेम। क्लियर, ये है आपका डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स के बाद आता है डेल्टा वाई। डेल्टा वाई में क्या होता है, अब ये जो चेंज हमने किया है डेल्टा वाई में, मतलब डेल्टा एक्स में जैसे चेंज किया कि एक्स के कोफिशिएंट सारे चेंज हो चुके हैं D1, D2, D3 करके, वैसे ही डेल्टा वाई में क्या होता है कि जो वाई के कंपोनेंट्स होते हैं, आई मीन वाई के कोफिशिएंट्स होते हैं A1 टू A22, A32, ये सारे चेंज हो जाएंगे विथ D1, D2 एंड D3। तो दिखने में कुछ ऐसा होगा। और बीच में जितनी भी y के कंपोनेंट्स आई मीन कोफिशिएंट्स थे वो चेंज हो जाएंगे विथ D1, D2, D3। ठीक है, ऐसा ही एक और डिटर्मिनेंट बनता है जो कि होता है डेल्टा z। और आप समझ चुके हो कि डेल्टा z में क्या होगा, डेल्टा z में जितने भी z के कोफिशिएंट्स थे, मतलब ये वाले, ये सारे चेंज हो जाएंगे विथ, रिप्लेस हो जाएंगे विथ D1, D2 एंड D3। तो बेसिकली ये देखने में कुछ ऐसे हो जाएंगे। D1, D2, D3। ओके, अच्छा,
अब इसके बाद ये तो समझ में आ गया सबको। देन अगर हमें पूछा जाए कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है और आपको पूछा जाए कि x का वैल्यू निकाल के दिखाओ, y का वैल्यू निकाल के दिखाओ, z का वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो उस केस में क्या करना होगा? उस केस में मैं आपको बता देता हूँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। अगर आपको x का वैल्यू निकालना है तो आपको डेल्टा x अपॉन डेल्टा करना होगा। मतलब बताता हूँ। डेल्टा x अपॉन डेल्टा का मतलब इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा, मतलब डेल्टा डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा, इसको ओपन करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको डिवाइड करो, उसका और किसका रेशियो लेना होगा? डेल्टा एक्स डिटर्मिनेंट का रेशियो। तो डेल्टा एक्स को खोलो, एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करने के बाद एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, ठीक है ना, उसको डिवाइड कर दो डेल्टा के न्यूमेरिकल वैल्यू से, तो आपको एक्स मिलेगा, एक्स का वैल्यू मिलेगा। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक्स जो है हमारा वेरिएबल का वैल्यू मिलेगा। सेम तरीके से आप वाई का वैल्यू भी निकाल सकते हो। कैसे? डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा। सिमिलर तरीके से z का वैल्यू भी निकाल सकोगे विथ यूजिंग डेल्टा z डिवाइडेड बाई डेल्टा। तो इन मेथड्स का यूज़ करके आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। सॉल्यूशन मतलब x y z के वैल्यूज़। ओके सो आई होप सबको समझ में आया होगा, यहाँ तक इजी है सब कुछ। इसके बाद हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किस किस तरीके के हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ हर एक टाइप का मतलब। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, तो देखिए दो तरीके के हो सकते हैं मेनली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। दूसरी बात कि ये आपको कंडीशंस याद रखने हैं, ठीक है, कि कब कैसा कौन सा टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन में दिया जाए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेसिकली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, क्या क्या है टाइप, ये आप मैट्रिक्स में पढ़ चुके हो, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस। उसमें अलग कंडीशंस थे, इसमें अलग कंडीशंस हैं, बाकी नाम सब कुछ सेम। तो सबसे पहली है कि होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। होमोजीनियस में क्या होता है? होमोजीनियस में मतलब होमोजीनियस कब होता है? होमोजीनियस तब होता है जब d1, d2 और d3 का वैल्यू आपका 0 होगा। ठीक है, बता दूंगा, पहले लिख लेता हूँ थोड़ा सा। एक होता है आपका होमोजीनियस, दूसरा होता है नॉन होमोजीनियस। ये मैट्रिक्स में भी सेम ही है, सब कुछ टर्म वगैरह सब सेम है, बस कंडीशन अलग अलग थे मैट्रिक्स में। ठीक है, अच्छा, तो होमोजीनियस कब होने वाला है भाई? होमोजीनियस तब होगा जब ये सारी 0 हो, ये 0, ये 0, ये 0 हो, तब कहते हैं होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, तो कंडीशन में लिखिएगा, इसमें कंडीशन क्या है? d1 शुड बी इक्वल टू d2 शुड बी इक्वल टू d3 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। दिस इज द कंडीशन फॉर होमोजीनियस, ये क्या हो गया? दिस इज द कंडीशन फॉर होमोजीनियस सिस्टम। ओके, और हमारा नॉन होमोजीनियस कब होगा? जब d1, d2, d3 सारे 0 नहीं होंगे, इनमें से कोई एक नॉन 0 होगा। ठीक है, तो आप इसको कंडीशन में लिख सकते हैं, एटलीस्ट 1 d1, d2, d3 नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब d1, d2 0 है लेकिन d3 0 नहीं है, तब इसको हम कहेंगे नॉन होमोजीनियस। या फिर सारे ही नॉन 0 है, तब भी ये नॉन होमोजीनियस। ठीक है, मतलब एक एटलीस्ट एक d1, d2, d3 के बीच, इन तीनों के बीच एक नॉन 0 होगा। अगर होता है तो उसको नॉन होमोजीनियस सिस्टम हम कहेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर होमोजीनियस हमारा ऑलवेज कॉन्सिस्टेंट होता है। कॉन्सिस्टेंट का मतलब ऑलवेज, इसको यहाँ से आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, ऑलवेज सॉल्यूशन मिलेंगे, इसका मतलब
ये ऑलवेज कॉन्सिस्टेंट है, लेकिन नॉन होमोजीनियस हमेशा कॉन्सिस्टेंट नहीं होता, मतलब हमेशा इससे सॉल्यूशन आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बात करेंगे उसको लेकर। पहले होमोजीनियस की बात करते हैं। अब होमोजीनियस क्योंकि हमेशा कॉन्सिस्टेंट है तो इसके दो ही सोल्यूशन हो सकते हैं, मतलब ऑलवेज कॉन्सिस्टेंट का मतलब ऑलवेज हैव ए सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन का मतलब एक्स वाई जेड के वैल्यूज़ होंगे जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ओके, तो ऑलवेज कॉन्सिस्टेंट दो तरीके के हो सकते हैं, मतलब सिंपली बात करें तो सॉल्यूशन दो तरीके के हो सकते हैं। क्या कि ऐसा सॉल्यूशन हो सकता है जो कि यूनिक हो, और ऐसा भी सॉल्यूशन हो सकता है जो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो। तो दो तरीके के केसेस बन सकते हैं, तो दोनों के दोनों केसेस को हम अभी बात करेंगे इसको लेकर। तो ये देखने में कुछ ऐसा होगा, एक होगा यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, कई बार इसको ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब डिफरेंट वर्ड्स वो लोग यूज़ कर सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में, तो आपको सारे याद रखने। या फिर इसको ज़ीरो सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, सबका मीनिंग एक ही है। अच्छा, तो अगर आपको बोले कि यूनिक सॉल्यूशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज यूनिक, हैज़ यूनिक सॉल्यूशंस, इसका मतलब हमें होमोजीनियस की बात कर रहा है, और होमोजीनियस में कौन सा केस? यूनिक सॉल्यूशन वाला केस। अच्छा, अब एक और बात, ये यूनिक सॉल्यूशन वाला केस कब होगा? होमोजीनियस में, होमोजीनियस मतलब जब D1 D2 D3 आपका ज़ीरो दिख रहा है आपको क्वेश्चन में, उस केस में अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि यूनिक सॉल्यूशन है आपके सिस्टम का, तो ये कब पॉसिबल होता है? ये तब पॉसिबल होता है जब डेल्टा का वैल्यू ज़ीरो ना हो। जब डेल्टा नॉन ज़ीरो होता है तब ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब डेल्टा ज़ीरो मतलब नॉन ज़ीरो मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपका ज़ीरो नहीं आएगा। क्लियर? और तब हम कहेंगे कि इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और इसको बोला जाता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। या फिर इसको बोला जाता है नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन। डिफरेंट नाम, मीनिंग सबका सेम। तो होमोजीनियस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाला कंडीशन कब फुलफिल होगा? जब डेल्टा ज़ीरो होगा। जब डेल्टा ज़ीरो होगा तब ये कंडीशन फुलफिल होता है। क्लियर? अच्छा, अब ये बात हो गया नॉन होमोजीनियस में, जब D1 D2 D3 सारे ज़ीरो हो। अब ऐसा भी हो सकता है D1 D2 D3 सारे ज़ीरो ना हो, मतलब नॉन होमोजीनियस कंडीशन हो। उस केस में सॉल्यूशन आ भी सकता है, ना भी आ सकता है। अगर सॉल्यूशन आया तो उसको हम कंसिस्टेंट कहेंगे, अगर सॉल्यूशन नहीं आया तो इनकंसिस्टेंट कहेंगे। ठीक है, तो दो केसेस हम डिस्कस करते हैं। पहला कंडीशन है कंसिस्टेंट। अगर सिस्टम कंसिस्टेंट हुआ मतलब सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करे, अगर एग्जिस्ट करे तो इसके भी दो केसेस बनेंगे। अगर एग्जिस्ट नहीं करता सॉल्यूशन तो इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो इनकॉन्सिस्टेंट, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो कॉन्सिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, इनकॉन्सिस्टेंट है, मतलब सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। लिख देता हूँ, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ये कौन सा केस होगा, मतलब कब होगा? सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट या फिर नो सॉल्यूशन भी कह सकते हो। ये तब होगा, कंडीशन इसका क्या है? कंडीशन ये है कि जब डेल्टा ज़ीरो हो, ठीक है, बट एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड नॉन ज़ीरो हो। इसका मतलब इनकॉन्सिस्टेंट कंडीशन तब
मतलब केस तब होगा जब डेल्टा तो ज़ीरो है, डेल्टा मतलब द डिटर्मिनेंट मेड बाय द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। अब ये ज़ीरो है, लेकिन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड में से कोई भी एक नॉन ज़ीरो है, तब ये इनकॉन्सिस्टेंट वाला केस होता है, ठीक है। तो ये हो गया इनकॉन्सिस्टेंट वाला केस। फिर कंसिस्टेंट वाला केस, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता है तो दो तरीके के सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो अब बात करेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केसेस कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं यूनिक सॉल्यूशन की, ठीक है। यूनिक बोल दो, ट्रिवियल बोल दो, ज़ीरो बोल दो, एक ही बात है, तो मैं और नहीं लिख रहा, ठीक है। और दूसरा बन सकता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अच्छा, अब यूनिक बनने का केस क्या है? नॉन होमोजीनियस में यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये कब पॉसिबल होगा? कंडीशन क्या? कंडीशन इज जब डेल्टा ज़ीरो ना हो, बस ये कंडीशन है, ओके। जब डेल्टा ज़ीरो ना हो, ये कंडीशन है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा? जब डेल्टा भी ज़ीरो है और डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड ये भी ज़ीरो है। तो इसका मतलब इनफाइनाइट तब होगा जब डेल्टा का वैल्यू ज़ीरो आ रहा हो, डेल्टा एक्स का वैल्यू, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड सारे के सारे डेल्टास का वैल्यू ज़ीरो आ रहा हो, तब ये इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला केस होगा, मतलब नॉन होमोजीनियस के अंदर इनफाइनाइट वाला केस, ठीक है। तो ये हमने बातें की। अब क्वेश्चन करके देखेंगे तो समझ में आएगा। इजी क्वेश्चन करते हैं पहले, जैसे कि थोड़ा बेस हमारा डेवलप हो जाए, फिर हम हार्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं आज का ये टॉपिक। क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के एक्स प्लस वाई माइनस के जेड इक्वल्स टू 0, 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल्स टू 0, x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 0 हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कैसे निकालोगे? सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा केस है, होमोजीनियस का केस है या फिर नॉन होमोजीनियस का। तो नॉन होमोजीनियस का केस तो नहीं है, बिकॉज D1, D2, D3 सारे ज़ीरो है, मतलब ये होमोजीनियस वाला केस है। और होमोजीनियस वाले केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए कंडीशन क्या? कि डेल्टा ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। तो वो यूज़ करते हैं। देखो, होमोजीनियस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए केस है डेल्टा ज़ीरो, मतलब डेल्टा ज़ीरो होता है। अभी क्वेश्चन में गिवन ही है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है मतलब डेल्टा ज़ीरो है। और डेल्टा क्या होता है? एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट, ओके। तो सॉल्यूशन देखते हैं कैसे सॉल्यूशन होगा इसका आंसर। तो डेल्टा लिखो पहले। डेल्टा क्या है? डेल्टा होगा एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट। तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट है 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर जेड का कोफिशिएंट माइनस के, तो 1 1 माइनस के। फिर सेकेंड रो में, सेकेंड लाइन में 3 माइनस 1 माइनस 2, 3 माइनस 1 माइनस 2, साइन के साथ बिठाना है भाई, याद रखना। यहाँ पर 1, यहाँ पर माइनस 1, यहाँ प्लस 2, 1 माइनस 1 प्लस 2। ये जो डेल्टा है ये है बेसिकली कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड का डिटर्मिनेंट। अब क्वेश्चन में गिवन है इनफाइनाइट सोल्यूशन, और इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होता है? जब डेल्टा ज़ीरो होता है, मतलब इसका वैल्यू, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्वेश्चन में ज़ीरो गिवन है। अब यहाँ से डिटर्मिनेंट को ओपन करके के का वैल्यू हम निकाल लेंगे, अब हमारा आंसर आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं, ठीक है, इसी रो से ओपन करते हैं। तो प्लस माइनस प्लस साइन यूज़ होगा, तो 1 इंटू दिस माइनस 2, और इधर माइनस माइनस प्लस, तो ये होगा -2 -2, माइनस 1 इंटू 3 इंटू 2 6, माइनस और माइनस, तो 6 प्लस 2, माइनस के इंटू 3 इंटू -1 -3, माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, एकदम इजी कैलकुलेशन है। तो इधर कितना जाएगा भाई बताओ? इधर -4, यहाँ पर -8,
यहाँ पर +2k और इधर 0, तो k का वैल्यू आ जाएगा आपका 6। ठीक है, देखा कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैंने बस आपको एक बेस लाइन दिया है। ठीक है, बस एक मैंने आपको बेस लाइन बताया। अब इस पर भी हम डिफरेंट क्वेश्चंस करके देखेंगे। ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चंस करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। क्या कि इनफाइनाइट सोल्यूशन होने का मतलब क्या, नो सोल्यूशन का मतलब क्या, ज्योमेट्रिकली इनका मतलब क्या होता है, इसको हम प्लेन से समझेंगे, 3D वे में समझेंगे इसको। देखो कैसे। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने एक इक्वेशन लिखा ax + by + c = 0। नाउ ये इक्वेशन किस चीज़ को, ज्योमेट्रिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? सो बहुत लोग बोलेंगे कि स्ट्रेट लाइन। यस, इट इज़ ट्रू, स्ट्रेट लाइन है। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ ax + by + cz + d = 0, अब इस केस में ये हमारा क्या बन जाएगा? ज्योमेट्रिकली ये इक्वेशन एक प्लेन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। प्लेन मतलब एक एरिया, ऐसा एक रीजन, ऐसा प्लेन। ठीक है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। प्लेन किसी भी शेप का हो सकता है। ठीक है, नाउ अगर इक्वेशन में 2 वेरिएबल होते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और अगर इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स हैं तो वो जनरली एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी एक प्लेन 3D स्पेस में किसी भी एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। अब हम यहाँ पर किस इक्वेशंस की बात कर रहे हैं? हम यहाँ पर 3 वेरिएबल वाले इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। मतलब ये सारे एक एक प्लेन के इक्वेशंस हैं, डिफरेंट प्लेन के इक्वेशंस हैं। और हम एक प्लेन के इक्वेशंस को यूज़ करके हम एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मतलब इन्हीं का यूज़ करके हम बता रहे हैं कि कब ये प्लेन के बीच में यूनिक सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। इनका मतलब क्या है? यूनिक सोल्यूशन का मतलब तीनों प्लेन्स एक जगह पर आकर टिकेंगी, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका एक कॉमन पॉइंट होगा। ठीक है, अभी समझेंगे इसको ज्योमेट्रिकली। देखो तो यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? ठीक है, उसके पहले मैं बता देता हूँ इन्फॉर्मेशन क्या, कि ax + by + c = 0। नाउ दिस इज बेसिकली नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर मैं एक और इक्वेशन लिखूं ax + by + cz + d is a constant = 0, then it is not a equation of a straight line, rather it is an equation of a plane. Correct? Equation of a plane. Now हम 3 इक्वेशंस ऑफ प्लेन्स का यूज़ करके इनको स्टडी कर रहे हैं कि कब इनका यूनिक सोल्यूशन होता है, कब इनफाइनाइट होता है। नाउ व्हाट डज इट मीन? यूनिक सोल्यूशन होने का मतलब क्या, इनफाइनाइट सोल्यूशन होने का मतलब क्या होता है, बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द यूनिक सोल्यूशन केस। यूनिक सोल्यूशन है, इसका क्या मतलब है? प्लेन्स के रेस्पेक्ट में, प्लेन्स के पर्सपेक्टिव से यूनिक सोल्यूशन कब होता है? तो अगर इफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ऑरिजिन, देन योर इट इज यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, अगर ऐसा हुआ कि तीनों प्लेन से, मान लो फॉर एग्जांपल 3 प्लेन है, एक ऐसा प्लेन है, ठीक है, एक ऐसा प्लेन है और एक ऐसा प्लेन है। अगर तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, तीनों प्लेन्स ऑरिजिन पर आके इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो हम कहेंगे कि इन तीनों प्लेन्स का जो इक्वेशन होगा उसमें एक्स वाई जेड के जो वैल्यूज़ होंगे वो यूनिक होंगे, यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, एक सिंगल सोल्यूशन होगा, मल्टीपल सोल्यूशन नहीं होगा। मतलब एक्स वाई जेड का एक सिंगल वैल्यू होगा जो पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, लेकिन अगर ये सपोज ऑरिजिन नहीं है, ठीक है, ऑरिजिन के बाद भी देखो, ऑरिजिन के बाद भी अगर किसी पॉइंट पर ये तीनों इंटरसेक्ट होती हैं, फॉर एग्जांपल
अगर मैं एक और यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, अच्छा मान लो इसी पॉइंट को मैं मान लेता हूँ, ये पॉइंट हमारा ओरिजिन नहीं है, मान लो ये पॉइंट हमारा नॉट ओरिजिन, एनी अदर पॉइंट। तो एनी अदर पॉइंट जब होता है तब उस केस को हम कहते हैं इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। कि अगर तीनों प्लेन्स ओरिजिन को छोड़कर, ओरिजिन वाले पॉइंट को छोड़कर किसी भी दूसरे किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही हैं, तीनों की तीनों प्लेन्स इंटरसेक्ट हो रही हो, तब हम कहेंगे कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगा उसका इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो यूनिक सोल्यूशन वाले केस में दो मतलब केसेस बन सकती है। क्या कि इफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन is origin, then trivial solution मतलब unique solution, and for other than origin इट इज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है, मैं आपको ड्राइंग करके दिखा देता हूँ एक सिंपल सा डायग्राम कि एक प्लेन है ऐसा मान लो, दिस इज़ वन प्लेन, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको ऐसे। एक प्लेन आपका ऐसा है, दूसरा प्लेन आपका ऐसा है। ठीक है, अब देखो ये तीनों प्लेन्स, ये वाला एक प्लेन है, ये सामने वाला एक प्लेन है, और ये नीचे वाला एक प्लेन है। ये तीनों एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही हैं। ठीक है, दिस इज देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन होता तो हम कहते कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारा ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा। ठीक है, लेकिन अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन के अलावा कोई अलग पॉइंट है तब सिस्टम का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। क्लियर बात है? ओके, तो ये है पहला केस, मतलब पहली इंफॉर्मेशन कि यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है एक्चुअली में। ठीक है, इसको हमने ज्योमेट्रिकली समझ लिया, कुछ ऐसे प्लेन के मदद से 3D वे में समझा। ठीक है, देन है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। वो कौन से केस में हो सकता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कौन से केस में हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस में सबसे पहले केस 1, तीन केसेस हो सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के। ठीक है, ऑल 3 प्लेन्स आर कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर एक है सारे प्लेन्स। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्लेन बनाया काइंड ऑफ लाइक दिस। ठीक है, कुछ ऐसा प्लेन है। सिमिलर मैंने एक और प्लेन बनाया, कलर चेंज करके बताता हूँ,
कुछ ऐसा। सिमिलरली मैंने एक और प्लेन बनाया, कुछ ऐसा। ओके, अब हुआ क्या कि ये तीनों के तीनों प्लेन्स आपके कोइंसिडेंट हैं, मतलब एक के ऊपर एक, मतलब ये प्लेन जो है अब इसके ऊपर आ जाएगा ऐसा, सिमिलरली ये जो प्लेन है इसके ऊपर आ जाएगा ऐसा। अब देखो तीनों प्लेन एक के ऊपर एक लाई कर रहे हैं, तब हम कहेंगे कि ये कोइंसिडेंट वाला केस है, कि तीनों के तीनों प्लेन्स कोइंसिडेंट हैं। उस केस में हम कहेंगे कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। क्यों इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं? बिकॉज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इसलिए है बिकॉज ये देखो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये हर जगह पर है। इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है मतलब हर पॉइंट पर ये तीनों प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हर एक पॉइंट पर लाई कर रहा है, देखो ऐसे ऐसे हर जगह पॉइंट पर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस केस में आप कह सकते हो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ फॉर एग्जांपल, ये हमारा प्लेन 1 P1 P2 एंड P3 तीनों एक ही जगह पर है, एक ही पॉइंट पर, एक ही मतलब जगह पर लाई कर दें, सेम जगह पर, तीनों एक साथ कोइंसिडेंट है। ये भी एक इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाला केस कहलाता है। दूसरा केस कब होता है? दूसरा केस होता है जब टू प्लेन्स आर कोइंसिडेंट and one oblique plane cuts them। तो केस 2 कौन सा है भाई? केस 2 है जब एक ऑब्लिक प्लेन रहेगा, ऑब्लिक मतलब कुछ एंगल थीटा बनाकर, और दो प्लेन्स आपके कोइंसिडेंट होंगे। तो अब क्या हो गया, अब इस बार हमारा कुछ ऐसा प्लेन है, फॉर एग्जांपल ये एक प्लेन है, ठीक है। सेम प्लेन एक और मैं ले रहा हूँ, सेम ये रहा। तो दोनों प्लेन्स इस बार सिर्फ दोनों प्लेन्स कोइंसिडेंट हैं, तो दोनों प्लेन्स को हमने कोइंसिडेंट बना दिया। देखो कोइंसिडेंट है कि नहीं? यस। एक और जो प्लेन होगा वो होगा ऑब्लिक। ऑब्लिक का मतलब कुछ ऐसा, ये देखो कुछ इस तरीके का ऑब्लिक, ठीक है। और ऑब्लिक होने पर से ऑब्लिक नहीं है, ऑब्लिक तो ठीक है, साथ ही साथ ही कट भी करेगा। कहाँ पर कट करेगा? मान लो यहाँ पर कट कर रहा है, मैं इसको फिर से अच्छे से ड्रॉ करके दिखाता हूँ, थोड़ा वेट। कुछ ऐसे मान लो, ठीक है। तो दो प्लेन्स कोइंसिडेंट हैं और एक ऑब्लिक प्लेन दोनों को कट कर रहा है। यहाँ पर इस पॉइंट पर इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। ये पूरा लाइन जो है यही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट नहीं है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा ये, ठीक है। दिस इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। अब इस लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे ऑब्वियसली, तो इसी वजह से ये वाला केस भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाले केस में आता है, जहाँ पर आपके दो प्लेन्स P1 एंड P2 मान लो प्लेन कोइंसिडेंट है, और P3 जो है वो आपका ऑब्लिक प्लेन है जो दोनों कोइंसिडेंट प्लेन्स को कट कर रहा है, और ये है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पर ये लोग इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ओके। थर्ड केस, बनता है जब all three planes passes through a common line of intersection.
जब तीनों के तीनों प्लेन्स एक कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करें तब भी एक इनफाइनाइट सोल्यूशन बनता है। इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला केस बनता है, मतलब समझे नहीं। आप कोई सा भी एक बुक पकड़ लो या फिर कोई भी कॉपी पकड़ लो। कॉपी पकड़ने के बाद आप आपके प्लेन जो पेजेस हैं, ठीक है, वो खोल के देखो। आप नोटिस करोगे कि सारे पेजेस एक कॉमन लाइन में लगे हुए हैं, मतलब एक कॉमन जगह से कनेक्टेड है, जिसको हम बाइंडिंग कहते हैं। जो बुक या फिर कॉपी का बाइंडिंग होता है, वहाँ से सारे पेजेस कनेक्टेड होते हैं। देखो, ये पेज है, ये एक पेज है, मान लो ये एक पेज, ठीक है। तो सारे पेजेस जो हैं वो कुछ ऐसे आपके कनेक्टेड हैं, आई मीन कुछ ऐसे, ठीक है। तो जो कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, उस लाइन में भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इसी वजह से इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन वाला केस बनता है, ठीक है। इसको अब मैं ड्रॉप करके दिखाता हूँ आपको, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मिनट, इसको कॉपी कर लेते हैं। कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये एक पेज है, मान लो ये एक और पेज है, ये नीचे का एक और पेज। तो देखो, सारे के सारे पेजेस एक सिंगल बाइंडिंग से कनेक्टेड है। ये जो बाइंडिंग है, ये वाला बाइंडिंग है, रेड कलर से दिखाता हूँ, ये रहा। ये है इनके बीच में एक कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, इनके बीच का एक कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। और इस लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, इसी वजह से इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाला केस होता है ये, ठीक है। ओके, सबको समझ में आ गया होगा, आसान बातें हैं। नेक्स्ट इज़ नो सॉल्यूशन वाला केस। अब नो सॉल्यूशन वाला केस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब तीनों के तीनों मतलब प्लेन्स ऑब्वियसली कोइंसाइड नहीं कर रहे होंगे, ठीक है ना, मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रहे होंगे। कोइंसाइड तो दूर की बात है, ठीक है। अब इसमें भी तीन केसेस बन सकते हैं। क्या का केस? पहला केस होगा जब तीनों के तीनों पैरेलल हो, ऑल थ्री आर पैरेलल, ऑल थ्री प्लेन्स आर पैरेलल, ठीक है। ऑल थ्री प्लेन्स आर पैरेलल। अच्छा, एक और बात, अच्छा ज़रूरत तो नहीं है ना, P1 लिख देता हूँ। ये P1 है, ये P2, ये P3, मतलब प्लेन 1 प्लेन 2 प्लेन 3 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, तीनों के तीनों प्लेन्स पैरेलल हैं, तो पैरेलल का मतलब कुछ ऐसे होंगे। ये मान लो एक है, ये मान लो एक और प्लेन है, इसे कलर चेंज कर देता हूँ। ये मान लो एक और प्लेन है, ठीक है। तो ये जो प्लेन्स हैं ये आपके पैरेलल होंगे,
थोड़ा छोटा कर देता हूँ साइज़ को। ओके ओके, तो ये तीनों प्लेन्स आपके पैरेलल हैं। देखो इनके बीच में कोई इंटरसेक्शन वाला पॉइंट नहीं है, और जब इंटरसेक्शन पॉइंट ही नहीं है तो नो सॉल्यूशन। ये केस बनता है। केस 2 होता है जब टू प्लेन्स आर कोइंसिडेंट but third plane is parallel to them. ये कौन सा केस है? ये मान लो मैंने इसको कॉपी कर लिया। फॉर एग्जाम्पल दोनों आपके कोइंसिडेंट है। मान लो ये तीनों हमारे प्लेन्स थे, ये एक और प्लेन, इन तीनों में से दोनों कोइंसिडेंट है। तो मैं वाइट को और ऑरेंज को मैं कर रहा हूँ कोइंसिडेंट, कुछ ऐसे। लेकिन जो तीसरा प्लेन है वो इनके साथ क्या है? पैरेलल में है। ये वाला केस भी नो सॉल्यूशन वाला केस है। तुम बोलोगे भाई क्यों? बिकॉज सॉल्यूशन आने के लिए तीनों के तीनों प्लेन्स को इंटरसेक्ट करवाना ज़रूरी है एक कॉमन पॉइंट पर, या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर। लेकिन अगर दो सिर्फ इंटरसेक्ट कर रही हैं, तीसरा इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो नो सॉल्यूशन। इंटरसेक्ट अगर करना है तो तीनों को एक साथ करना होगा, या तो ना करे। ठीक है, अगर दो इंटरसेक्ट कर रहे हैं और तीसरा इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तब भी इसको नो सॉल्यूशन वाले केस में ही डाला जाता है। ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर आपके दो, यहाँ पर ऑरेंज और वाइट कलर का दो आपके प्लेन्स कोइंसिडेंट हैं, लेकिन जो तीसरा आपका प्लेन है वो पैरेलल में है। ये वाला केस भी आपका नो सॉल्यूशन वाला केस है। तो सॉल्यूशन आने के लिए तीनों को एक साथ इंटरसेक्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, इसमें और दो केसेस मुझे याद आ रही हैं अचानक से। ठीक है, तो और भी दो केसेस बन सकते हैं। क्या? केस 3 की बात करते हैं। केस 3 होगा जब दो प्लेन्स पैरेलल हो और तीसरा उनको कट करे। टू प्लेन्स आर पैरेलल and third plane cuts them. Cuts them both. Okay? तो केस 3 दिखने में कैसा होगा? दिखने में कुछ ऐसा होगा, देखो। सो दो पैरेलल हैं, देखो दो पैरेलल, और तीसरा एक होगा यहाँ पर, ये हमारा तीसरा है। ठीक है, दो पैरेलल है और तीसरा जो है वो हमारा ऑब्लिक होगा, मतलब कट करेगा कुछ ऐसे। काइंड ऑफ लाइक दिस। ठीक है, ये इसको यहाँ पर कट करेगा कुछ ऐसे। एक मिनट, और दूसरे को ये यहाँ पर कट करेगा, और बीच वाला रीजन हम मिटा देते हैं। कुछ ऐसे। ठीक है, काइंड ऑफ लाइक दिस, कुछ ऐसे कट कर रहा है। ठीक है, तब भी नो सॉल्यूशन होगा। क्यों? बिकॉज तीनों को एक साथ कट करते हुए हमने नहीं देखा। यहाँ पर फर्स्ट प्लेन सेकंड प्लेन यहाँ पर कट हो रहा है इनके बीच में, लेकिन तीसरा प्लेन कट नहीं हो रहा, तो नो सॉल्यूशन। फिर
इस वाले केस में फर्स्ट प्लेन और थर्ड प्लेन यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, लेकिन सेकंड प्लेन यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, इसलिए नो सोल्यूशन। तीनों को एक साथ इंटरसेक्ट करवाना होगा आपको, तभी सोल्यूशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये है आपका प्लेन 1, ये है आपका प्लेन 1, ये है प्लेन 2, ये है प्लेन 3। ओके, चौथा केस भी बन सकता है, क्या? केस 4। चौथा केस है कि 3 प्लेन्स इंटरसेक्ट ईच अदर इन 3 पैरेलल लाइंस। मतलब 3 प्लेन्स इंटरसेक्ट इन 3 पैरेलल लाइंस। कुछ ऐसे दिखने में कुछ ऐसा होगा, प्रिज्म जैसा। प्रिज्म नहीं, प्रिज्म के जैसा ही है, थोड़ा बहुत सिमिलर, समवॉट सिमिलर यू कैन से। काइंड ऑफ यहाँ पर थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, ज्वाइन कर देते हैं चुपचाप। ओके, देन दूसरा, इसको यहाँ मान लेते हैं। और तीसरा प्लेन आपका यहाँ से यहाँ। तो देखो 3 पैरेलल लाइन कौन कौन से हैं? ये जो लाइन है ये इसके साथ पैरेलल है, और ये लाइन इसके साथ पैरेलल है, और ये लाइन इसके साथ पैरेलल। ये दीज आर 3 पैरेलल लाइंस। सो 3 प्लेन्स इंटरसेक्ट ईच अदर इन 3 पैरेलल लाइन। उस केस में भी नो सोल्यूशन, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ प्लेन 1 और प्लेन 2 इंटरसेक्ट कर रही हैं इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पर, प्लेन 3 नहीं है, तो नो सोल्यूशन। इसलिए यहाँ पर प्लेन 1 और प्लेन 2 इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, लेकिन प्लेन 2 नहीं है, तो नो सोल्यूशन। यहाँ पर प्लेन 2 और प्लेन 3 इंटरसेक्ट हो रही हैं, प्लेन 1 नहीं है, तो नो सोल्यूशन, इसलिए नो सोल्यूशन है। ठीक है, ये आपका नो सोल्यूशन वाला केस बन जाता है। दिस इज योर फर्स्ट प्लेन, this is your second plane, this is your third plane, and they are intersecting in 3 parallel lines। ठीक है, ओके, सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम फिर से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमने आपको थोड़ा सा बहुत जियोमेट्रिकल नॉलेज आपको बता दिया, जो हर कोई पढ़ाता ही है, इसको शॉर्ट हो या लेंदी मेथड में हो, मैंने शॉर्ट में बता दिया जितना ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 2 फिर से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनिंग। इफ द इक्वेशंस x प्लस वाई इक्वल टू 1, c प्लस 2 इंटू एक्स प्लस c प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू 6, फिर c प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस c प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 36 आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या, कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। देन फाइंड c, c का वैल्यू निकालो। क्या होगा c का वैल्यू, कैसे निकालेंगे? पहले देखो कौन सा सिस्टम है, होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस। तो हमारा जो d1, d2 और d3 है ये तो ज़ीरो नहीं दिख रहे, मतलब नॉन होमोजीनियस। और नॉन होमोजीनियस में कंसिस्टेंट बोल रहा है, सिर्फ कंसिस्टेंट बोल रहा है, ओनली कंसिस्टेंट। तो ओनली कंसिस्टेंट में 2 केसेस आते हैं, कौन? एक तो आपका यूनिक सोल्यूशन और दूसरा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। ठीक है, नाउ कैसे पता चलेगा कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन यूज़ करना होगा या फिर यूनिक सोल्यूशन? उसके लिए हम डेल्टा का वैल्यू निकालते हैं। अगर डेल्टा 0 आ गया तो इनफाइनाइट, और अगर डेल्टा 0 नहीं आया तो यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। पहले हम डेल्टा का वैल्यू निकाल के देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऐसे, मतलब हमारा काम ही है ये कि डेल्टा का वैल्यू हमें निकाल के देखना ही पड़ता है कि क्या हाल चाल है। ठीक है ना,
सो डेल्टा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट्स है ना। तो यहाँ पर कोफिशिएंट यहाँ पर पहला इक्वेशन का कोफिशिएंट 1 1, तो 1 1। और देखो एक और बात, यहाँ कोई z का कोफिशिएंट नहीं है, मतलब z 0 है, यहाँ पर z का कोफिशिएंट 0 है, z का कोई टर्म नहीं है, मतलब z का कोफिशिएंट 0 है, याद रखना। ओके, फिर यहाँ पर x का कोफिशिएंट है c+2, यहाँ पर y का कोफिशिएंट c+4, यहाँ पर z, देखो यहाँ पर फिर से z का कोई टर्म नहीं है, तो z का कोफिशिएंट 0, ठीक है। नंबर 3 इक्वेशन, यहाँ पर x का कोफिशिएंट दिस, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट नहीं है, मतलब z का कोफिशिएंट 0, यहाँ पर c+2 होल स्क्वायर, c+4 होल स्क्वायर। अब गौर से देखिए, ये आपका डिटर्मिनेंट बनेगा डेल्टा। ओके, अब इसका वैल्यू क्या होगा, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का किसी भी रो या किसी भी कॉलम में सारे एलिमेंट 0 हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। और डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 मतलब कौन सा केस हो गया, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाला केस हो गया। क्या बात सब क्लियर होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाला केस हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम। अब अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो c का वैल्यू कैसे निकालोगे, c का वैल्यू कैसे निकालोगे। तो हमें पता है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन जब होता है और जब नॉन होमोजीनियस वाला केस है, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में एक और हमने चीज़ सीखा है कि डेल्टा तो 0 होता ही है, लेकिन डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा z भी 0 होते हैं साथ ही साथ, करेक्ट, यस। अब हमें क्या करना है, अब तुम चाहो तो डेल्टा x का वैल्यू निकाल लो 0 करके, या फिर डेल्टा y का वैल्यू 0 यहाँ से c का वैल्यू निकाल लो, या फिर डेल्टा z इक्वल्स टू 0 यहाँ से c का वैल्यू निकाल लो, किसी से भी निकाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी, कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हम डेल्टा z इक्वल्स टू 0 लिख लेते हैं, 0, बिकॉज अगर डेल्टा z 0 होगा, डेल्टा z 0 है, सिर्फ वही से हमें c का वैल्यू मिल सकता है। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज डेल्टा z इक्वल्स टू 0 में z के जो कोफिशिएंट्स होंगे इट विल बी रिप्लेस्ड बाय d1, d2 एंड d3। लेकिन अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं डेल्टा x यूज़ करूँगा तो डेल्टा x में सिर्फ और सिर्फ x के कोफिशिएंट्स चेंज होंगे, लेकिन हमारा z का कोफिशिएंट तो वही 0 0 0 रहेगा। तो अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को ओपन भी करूँगा तो मुझे कोई वैल्यू मिलेगा ही नहीं, c का वैल्यू मुझे मिलेगा ही नहीं, बिकॉज 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सारे। तो कैसे मिलेगा मुझे c का वैल्यू, तो c का वैल्यू निकालने के लिए मुझे इन 0 को पहले रिप्लेस करना होगा, किससे, और 0 कहाँ पर रिप्लेस होता है, 0 क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ z, और कोफिशिएंट्स ऑफ z सिर्फ और सिर्फ डेल्टा z में ही रिप्लेस होते हैं। डेल्टा z में क्या होता है, कोफिशिएंट्स ऑफ z विल बी रिप्लेस्ड बाय d1, d2, d3, और d1, d2, d3 यहाँ पर नॉन जीरोस हैं, तो हम वहाँ से c का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या बात क्लियर हुआ। तो हमें पता है कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन में क्या होता है भाई साहब, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन में 3 बातें होती हैं, एक डेल्टा x 0 होता है, दूसरा डेल्टा y 0 होता है, तीसरा डेल्टा z 0 होता है। अब हम डेल्टा z इक्वल्स टू 0 वाला केस लेकर सॉल्व करेंगे, वहाँ से c का वैल्यू निकालेंगे। और डेल्टा z का वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ कितना होता है, डेल्टा z का वैल्यू होता है z के कोफिशिएंट्स को d1, d2, d3 से रिप्लेस करो, ये देखो, तो लिखो, इसका मतलब x और y सेम रहेंगे, तो इस बार ये वाला जो चीज़ है ये हमारा सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ चेंज होगा हमारा, क्या चेंज होगा, डेल्टा z के कोफिशिएंट्स, इम्प्लाइज डेल्टा z के कोफिशिएंट्स विल बी रिप्लेस्ड बाय d1, d2, d3, तो d1 है 1, d2 है 6, d3 है 36 इक्वल्स टू 0। बात क्लियर है, ओके। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपको ज़रूरत होगा, क्या ऑब्जर्वेशन, कि ये डिटर्मिनेंट जो है ये दिखने में कुछ ऐसा डिटर्मिनेंट है 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, जिसका वैल्यू हमें आता है कितना, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a होता है, ठीक है। अब तुम बोलोगे कैसे दिख रहा है, हमें तो नहीं दिख रहा, दिखने के लिए तो आंखें भी चाहिए होंगी, जैसे कि अगर मैं इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ, इसको c मान लूँ,
तो a का स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है, b का स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है, और c का स्क्वायर 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, ये लिखा हुआ है, देखा। और ऊपर तो ये 1 1 1 है ही। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था सम इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हमें याद रखने हैं, जहाँ भी दिखे या यूज़ कर लो, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो a माइनस बी करते हैं, तो a ये है, b ये है, तो a माइनस बी, तो c प्लस 2 माइनस सी माइनस 4 हो जाएगा, इंटू b माइनस सी, तो दिस माइनस दिस, तो c प्लस 4 माइनस 6 इंटू c माइनस a, c मतलब ये माइनस a मतलब ये, तो 6 माइनस सी माइनस 2, इसका वैल्यू क्वेश्चन में आई मीन अकॉर्डिंग टू दिस इट विल बी 0। ओके, यहाँ से c का वैल्यू निकाल सकते हो क्या, c कैंसिल यहाँ से, और बाकी यहाँ पर कोई c रहेगा ही c, तो यहाँ पर -2 इंटू दिस, अच्छा -2 को उधर भेज देते हैं भाई 0 के पास, और इधर से क्या मिलेगा मुझे c-2, इधर से मिलेगा -c-4, ठीक है। तो ओके नो प्रॉब्लम, तो यहाँ मिले c-2, यहाँ से मिलेगा 4 - c इक्वल्स टू 0। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि c का 2 वैल्यूज़ हैं, एक c का वैल्यू 4 मिलेगा, दूसरा c का वैल्यू 2 मिलेगा, और यही है आपके आंसर्स, ठीक है भाई। समझ में आया क्वेश्चन, क्लियर है। आगे बढ़ूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ a for which the system of equations a cube x plus a plus 1 whole cubed into y plus a plus 2 whole cube z equals to 0, ax plus a plus 1 into y plus a plus 2 into z equals to 0, और फिर है x plus y plus z equals to 0, ठीक है, क्लियर बात है। ओके, तो दिस सिस्टम हैज़ a non-zero solution। नॉन ज़ीरो सोल्यूशन है मतलब इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है, लेकिन देखना पड़ेगा कि कौन सा केस है, होमोजीनियस वाला या फिर नॉन होमोजीनियस। तो देखो D1 D2 D3 सारे वैल्यूज 0 है, मतलब होमोजीनियस है। अच्छा, अब मुझे बता सकते हो कि नॉन ज़ीरो सोल्यूशन का मतलब इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होता है, और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन में क्या चीज़ होता है, होमोजीनियस में इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन तब होता है जब डेल्टा 0 है। तो इसका मतलब क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि ये इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन वाला केस है, इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन का जो डेल्टा होगा वो 0 होगा, बस। तो यहाँ से a का वैल्यू आपको मिलेगा आंसर। पहले डेल्टा लिख लो, डेल्टा होगा बेसिकली आपका इन कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट, तो a क्यूब a plus 1 होल क्यूब्ड a plus 2 होल क्यूब्ड, यहाँ पर a है, यहाँ पर a plus 1 है, यहाँ पर a plus 2 है, यहाँ पर 1 1 1, ये आपका डिटर्मिनेंट है। क्या ये बात सबको क्लियर हो गया? इक्वल टू 0 होगा बिकॉज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन में डेल्टा 0 होता है। अब यहाँ पर गौर से देखो भाई साहब, यहाँ पर गौर से देखो, ये भी कोई जाना पहचाना डिटर्मिनेंट ही है। क्यों? बिकॉज ये है वो डिटर्मिनेंट 1 1 1 a b c a क्यूब्ड b क्यूब्ड c क्यूब्ड वाला ये डिटर्मिनेंट है। अब तुम बोलोगे भाई वहाँ पर तो 1 हमारे ऊपर थे इस डिटर्मिनेंट में, यहाँ पर 1 नीचे है, और ये a अगर है, ये b है, अगर c है, तो इसका क्यूब यहाँ पर लिखा है, इसका क्यूब यहाँ पर लिखा है, इसका क्यूब यहाँ पर लिखा है। तो मैंने बताया कि देखो चिंता ना कर, हमें क्या करना है, 1 को ऊपर लेके जाना है, राइट। और हमें अगर 1 को ऊपर लेके जाना है तो हम इनका रो बदल देते हैं, ठीक है। तो मैं इसका रो यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, मतलब रो 1 को रो 3 से इंटरचेंज कर रहा हूँ,
और मैंने कितने नंबर ऑफ चेंजेस किए हैं, एक चेंज किया है, तो माइनस साइन एक सामने आ जाएगा सामने, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू माइनस साइन से चेंज होगा। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट का हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। सो इम्प्लाइज एक माइनस साइन आ जाएगा और ये हो जाएगा, अब 1 हमारे सारे ऊपर आ जाएंगे और मिडिल वाला टर्म तो मिडिल में ही रहेगा, इसमें तो हमने कोई चेंज किया ही नहीं। और हमारे जो ए क्यूब बी क्यूब वाले टर्म है, मतलब ए क्यूब जो भी टर्म्स हैं वो सारे नीचे आ जाएंगे। अब इसमें हमने क्या चेंज किया है, चेंज हमने बस कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा हमने रो 1 को रो 3 से इंटरचेंज किया, और क्योंकि हमने सिर्फ ऑड नंबर ऑफ चेंज किया इसलिए माइनस साइन सामने आएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा साइड में ले लेते हैं। अब इसकी डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो 0 रहेगा। ठीक है, ये जो माइनस साइन इसको इधर भेज दो तो माइनस साइन हट गया। ठीक है, अच्छा अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है भाई, ये होता है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, याद करने को बोला था। अच्छा, इम्प्लाइज a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू 0 है। ठीक है, हो गया। a माइनस बी किया, b माइनस सी किया, c माइनस ए किया, और फिर लास्ट में a प्लस बी प्लस सी कर दिया यहाँ पर। ओके, कैंसलेशन जो हो रही है उनको हटा देते हैं, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर भी a कैंसिल हो रहा है और बाकी बचे हुए हैं ना। अच्छा, यहाँ पर क्या आ रहा है -1, यहाँ पर आ रहा है -1, यहाँ पर आ रहा है 2, सबको उस तरफ भेज दो, 0 के पास भेज दो। ठीक है, तो बस हमें बस इसको कैलकुलेट करना होगा। ये है 3a प्लस 3, 3a प्लस 3 का वैल्यू 0, a का वैल्यू -1 इज द आंसर। क्या सबको समझ में आया है क्वेश्चन? क्या इजी था? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना नंबर क्वेश्चन है मुझे नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन cos थीटा x प्लस sin थीटा y प्लस cos थीटा इक्वल टू 0, फिर sin थीटा x प्लस cos थीटा y प्लस sin थीटा इक्वल्स टू 0, then cos थीटा x प्लस sin थीटा y minus cos theta equals to 0 is consistent find the number of possible values of theta belonging to 0, 2 pi both included। स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब दोनों के दोनों इंक्लूडेड है। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो करने का, सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, ट्राई करो ट्राई करो। ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में गिवन है कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है। पहले देखते हैं कि होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस। D1 D2 D3 सारे 0 मतलब होमोजीनियस। होमोजीनियस में कंसिस्टेंट है मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है मतलब दो केसेस हो सकते हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है या तो इनफाइनाइट। अब ये चेक करते हैं कि डेल्टा का वैल्यू कैसा आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो इनफाइनाइट, अगर नहीं आ रहा तो यूनिक सॉल्यूशन। देखते हैं, तो डेल्टा लिखो पहले। डेल्टा होगा cos थीटा sin थीटा
यहाँ पर देखो z का कोई टर्म नहीं है, यहाँ पर भी z का कोई टर्म नहीं है, यहाँ भी z का कोई टर्म नहीं है, यहाँ भी z का कोई टर्म नहीं है, मतलब सारे z के टर्म्स यहाँ पर, मतलब z के कोफिशिएंट्स सारे ज़ीरो हैं। अच्छा, यहाँ पर बाकी लिख लेते हैं, ये भी ज़ीरो, कॉस थीटा, साइन थीटा। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, हाँ ठीक है, ओके। एक्चुअली मुझसे गलती हो गया, एक गलती ये है कि यहाँ पर d1 d2 d3 ज़ीरो नहीं है, ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मुझे लगा ये z के टर्म्स हैं, मतलब z के कोफिशिएंट्स है, सॉरी। एक्चुअली में जो कांस्टेंट टर्म है, मतलब जो d1 d2 d3 है, वो एक्चुअली में यहाँ पर जाएंगे, ये वाला यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, तो d1 यहाँ पर ज़ीरो नहीं है, इट विल बी हियर d1 विल बी माइनस कॉस थीटा, हियर d1 विल बी माइनस साइन थीटा, एंड हियर d3 विल बी पॉजिटिव कॉस थीटा। मतलब d1 d2 d3 ज़ीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो है। इसका मतलब ये नॉन होमोजीनियस वाला केस है, और नॉन होमोजीनियस वाले केस में कंसिस्टेंट का मतलब दो केसेस हो सकते हैं, या तो वो यूनिक हो सकता है या तो वो इनफाइनाइट हो सकता है। अब उस केस में हमें चेक करना होगा कि डेल्टा का वैल्यू हमें बताएगा कि यूनिक सोल्यूशन वाला केस है या फिर इनफाइनाइट वाला, ठीक है। तो अब डेल्टा का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा देखने में गलती हो गया मुझसे। तो d1 d2 d3 इज़ नॉट ज़ीरो, इट इज़ ए नॉन होमोजीनियस कंडीशन, ओके। तो डेल्टा का वैल्यू ये होगा, ये हमारा डेल्टा होगा, ये डिटर्मिनेंट। z का कोई टर्म नहीं है तो z के कोफिशिएंट्स सारे ज़ीरो होंगे, और हमें पता है कि डिटर्मिनेंट में अगर एक रो में या फिर एक कॉलम में सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाता है। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है ज़ीरो, और डिटर्मिनेंट का वैल्यू ज़ीरो आ गया है, और कौन से केस में? नॉन होमोजीनियस वाले केस में। इसका मतलब ये इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन वाला केस है। इट इज़ द केस ऑफ इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। ओके, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। अब इसके बाद हमें पता है कि नॉन होमोजीनियस वाले केस में इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मतलब तीन बातें। क्या क्या तीन बातें थे? पहली बात डेल्टा एक्स ज़ीरो, दूसरी बात डेल्टा वाई ज़ीरो, तीसरी बात डेल्टा जेड ज़ीरो। अब इनमें से डेल्टा एक्स ज़ीरो, डेल्टा वाई ज़ीरो, डेल्टा जेड ज़ीरो में से कोई भी एक यूज़ करके हमें थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा, ठीक है। अब देखो डेल्टा एक्स ज़ीरो और डेल्टा वाई ज़ीरो हम यूज़ नहीं कर सकते, क्यों? अगर मैं डेल्टा एक्स ज़ीरो यूज़ करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ एक्स के कोफिशिएंट्स चेंज होंगे, इसके साथ d1 d2 d3 के साथ। लेकिन हमारा डिटर्मिनेंट में अभी भी देखो एक रो में, एक कॉलम में सारे एलिमेंट्स ज़ीरो है, तो मुझे डिटर्मिनेंट का वैल्यू ऑलरेडी डिटर्मिनेंट का वैल्यू ज़ीरो मिल ही जाएगा, ठीक है। मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको थीटा का कुछ वैल्यू मिलेगा ही नहीं। क्लियर है ना? तुम खुद ट्राई करके देख सकते हो कि इसके साथ इस रो से ओपन करो तो दिस इंटू दिस ज़ीरो हो जाएगा, फिर इसका ओपन करेंगे तो दिस इंटू दिस ज़ीरो, फिर ज़ीरो इंटू ज़ीरो, मतलब आपको थीटा का कोई टर्म मिलेगा ही नहीं, आपको मिलेगा ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो, यहाँ से आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। इसीलिए आपको यूज़ करना होगा डेल्टा z इक्वल्स टू ज़ीरो, जिसमें हम z के कोफिशिएंट्स को रिप्लेस करेंगे विथ d1 d2 d3। तो अब इस इक्वेशंस को हमें थोड़ा अलग तरीके से लिखना होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इक्वेशंस को अब आपको अलग तरीके से लिखना होगा। जो हमारे इक्वेशंस थे उसमें हमें अभी कांस्टेंट टर्म्स को राइट हैंड साइड में लेके जाना होगा, कुछ ऐसे। कॉस थीटा कांस्टेंट है, उसको मैं बाहर लेके जा रहा हूँ, मतलब राइट हैंड साइड में लेके जा रहा हूँ। तो राइट हैंड साइड में लेके जाऊँगा तो बन जाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा। सिमिलरली साइन थीटा को उस तरफ लेके जाऊँगा तो माइनस ऑफ साइन थीटा बनेगा, और माइनस ऑफ कॉस थीटा को उस तरफ लेके जाऊँगा तो प्लस ऑफ कॉस थीटा बनेगा। ये हमारे अब d1 d2 d3 हैं। तो जब मैं डेल्टा z लिखूँगा तो डेल्टा z में हमारे जो कोफिशिएंट ऑफ ज़ीरोस है, कोफिशिएंट ऑफ z है जो कि ज़ीरो है सारे, वो रिप्लेस हो जाएंगे विद दिस। तो अब हमारा जो नया कोफिशिएंट, सॉरी नया डिटर्मिनेंट होगा वो कुछ दिखने में ऐसा होगा। अब इनको मैं इससे रिप्लेस कर रहा हूँ d1 d2 d3 से। हो गया।
ओके, इसका वैल्यू 0 है, डेल्टा z का वैल्यू 0, ये है डेल्टा z, इसका वैल्यू 0, ठीक है। अब इसको ओपन करते हैं, किसी भी साइड से ओपन कर सकते हो, ठीक है। अब एक क्या होता है, इसको छोटा कर हल्का कर सकते हो, कैसे कि तुम इस रो को इस रो से माइनस कर दो तो थोड़ा हल्का हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा हल्का मतलब 0 वाला केस बन जाएगा, तो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैं करके दिखाता हूँ। रो 1 डैश विल बी रो 1 माइनस रो 2, एक नया रो बना रहा हूँ, रो 1, जो रो 1 और रो 2 को माइनस करने के बाद बनेगा, ओके ठीक है। तो रो 1 को मैं चेंज कर रहा हूँ, तो बाकी रो तो सेम ही रहेंगे, बाकी रो आपके सेम ही रहेंगे। तो रो 1 क्या है, रो 1 माइनस रो 2, तो दिस माइनस दिस 0, फिर दिस माइनस दिस 0, फिर माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, मतलब -2 कॉस थीटा, ओके, इसका वैल्यू 0, फाइन। अब थोड़ा हल्का हो गया है। अब मैं इसी कॉलम इसी रो से ओपन करता हूँ, तो मुझे 0 वाले केसेस को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा हल्का हो गया, सिर्फ -2x को मल्टीप्लाई, तो -2 कॉस थीटा, ये गया, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। तो ये हो जाएगा -2 कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से दो केसेस बन सकती हैं, आई मीन दो केसेस क्या क्या, कि या तो 2 कॉस थीटा 0 हो सकता है, या तो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 0 हो सकता है। लेकिन हम इसको अलग तरीके से करेंगे, कैसे? मैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को देखकर एक नया फॉर्मूला, मैंने नया नहीं मतलब पुराना फॉर्मूला, ये 11th का फॉर्मूला याद आता है, जो कि है 2 कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा का वैल्यू भी होता है कितना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं इसके जगह पर कॉस 2 थीटा बिठा रहा हूँ, ठीक है। सही बोला मैंने? नहीं, मैंने गलत बोला, ठीक है। आप मैं चेक कर रहा था आप लोगों को, एक्चुअली मैंने फॉर्मूला सही बोला था, कॉस 2 थीटा ही होगा, लेकिन एक सामने माइनस होगा, क्यों? बिकॉज कॉस 2 थीटा का वैल्यू होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सो इट विल बी ए नेगेटिव साइन विल अराइव, ओनली ए नेगेटिव साइन विल बी देयर, ओके। तो ये हो जाएगा, देखो एक नेगेटिव इससे आएगा और सामने एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, तो 2 कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से दो केसेस बन सकते हैं, 2 को उस तरफ भेज दो, ठीक है, मैं 2 को उस तरफ भेज ही देता हूँ पहले ही। अच्छा, अब देखो जो कॉस थीटा है, या तो वो 0 हो सकता है, या तो कॉस 2 थीटा 0, मतलब दोनों दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है। तो ऐसा हो सकता है कि ये 0 हो, या तो ये 0 है, या फिर दोनों ही 0 है। अब देखते हैं कि ये कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कहाँ कहाँ पर 0 हो सकता है, ठीक है ना। ओके, तो पहला केस कॉस थीटा 0। अब कॉस थीटा कहाँ कहाँ 0 होता है, कॉस थीटा कहाँ कहाँ 0 होता है? तुम बोलोगे भाई कॉस थीटा 0 होता है 90 में और एक 270 में, ठीक है। तो कॉस थीटा जो है वो या तो 90 में 0 होगा, या तो 270 में। अच्छा, ठीक है। सो कॉस थीटा कहाँ कहाँ 0 होगा? थीटा जब π/2 होगा, और दूसरा है 3π/2। अब बात करते हैं कॉस 2 थीटा कहाँ कहाँ 0 हो सकता है। कॉस 2 थीटा कहाँ कहाँ 0 हो सकता है? तो कॉस 2 थीटा 0 हो सकता है π/2 में, 3π/2 में, 5π/2 में और 7π/2 में। सो 2 थीटा यहाँ से मैं लिख देता हूँ, 2 थीटा 0 हो सकता है π/2 में, 3π/2 में, 5π/2 में और 7π/2 में, ओके। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि अगर मैं अब इस 2 को इस तरफ लेके जाऊँ, मतलब सिंपली बात करूँ तो दोनों साइड में 2 से डिवाइड मार दूँ तो क्या होगा देखो, तो थीटा हो जाएगा π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4।
मतलब ये क्या बात हो गया भाई, मतलब ये हुआ कि cos 2 थीटा 0 होता है इन एंगल्स पर। तो थीटा अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन, अगर मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो cos 2 थीटा के बंदे के अकॉर्डिंग 2 थीटा तो भाई इन पर 0 हो रहा है, इन एंगल्स पे 0 हो रहा है, लेकिन थीटा इस बंदे के अकॉर्डिंग पाई बाई 4 में 0 होगा, 3 पाई बाई 4 में 0 होगा, 5 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4 में 0 होगा। लेकिन एक्चुअली में थीटा कहाँ पर 0 हो रहा है, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 में। तो क्या इनके साथ इस वाले स्टेटमेंट में कोई आपको लिंक दिख रहा है, कोई कॉमन बात दिख रहा है क्या? नहीं। तो इसका मतलब मुझे इन सॉल्यूशंस को क्या करना होगा, एक्सक्लूड करना होगा। तो मेरा नंबर ऑफ सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ 2 आएंगे, पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 2 cos 2 थीटा 0 होता है इन जगह पर। ओके, मानता हूँ। अब मैं अगर दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूँ तो इनके अकॉर्डिंग, इस भाई साहब के अकॉर्डिंग, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग थीटा को 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए पाई बाई 4 में, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4। लेकिन एक्चुअली में थीटा कहाँ 0 होता है? एक्चुअली में थीटा 0 होता है पाई बाई 2 में और 3 पाई बाई 2 में, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। और इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में कोई आपको रिलेशन नहीं दिख रहा, कोई कॉमन बात नहीं दिख रहा, इसलिए हमें इनको एक्सक्लूड करना होगा। सिर्फ और सिर्फ यही दोनों हमारे आंसर होंगे। क्योंकि अगर तुम गौर से देखो तो तुम एक काम करो, अगर तुम्हें मुझ पर मतलब डाउट है तो तुम खुद जाकर निकाल के देखो, cos पाई बाई 4 का वैल्यू निकाल के देखो, cos 3 पाई बाई 4, cos 5 पाई बाई 4 और cos 7 पाई बाई 4 का वैल्यू निकाल के देखो। ठीक है, निकाल के देखो क्या आता है। तुम देखोगे कि cos थीटा का वैल्यू पाई बाई 4 में, 3 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 में 0 नहीं आता। इसमें आता है 1/√2, इसमें -1/√2, इसमें -1/√2, इसमें 1/√2। 0 कहीं पर नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ थीटा बाई 2, सॉरी पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2 में ही सिर्फ और सिर्फ थीटा का वैल्यू 0 आता है। क्या ये बात क्लियर है? मतलब ये जो चीज़ें हैं ये इसको सेटिस्फाई कर नहीं रहा। ठीक है, थीटा जो है वो भाई साहब 0 होता ही नहीं है इन पर, तो मैं इनको क्यों लूँ? वाई? इसीलिए आई हैव टू एक्सक्लूड देम। ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें क्या निकालना था? नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। 0 से 2 पाई के बीच में हमें थीटा का वैल्यू लेना है। ठीक है, तो इसका मतलब जो है, इसका मतलब हमें इनको एक्सक्लूड करना होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे? सिर्फ और सिर्फ ये वाला और ये वाला। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी 2। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ 2। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सॉल्व करते हैं। if the system of linear equation a minus 1 into x plus z equals to alpha, x plus b minus 1 into y equals to beta, y plus c minus 1 into z equals to gamma,
where ABC belongs to integer does not have a unique solution. Then find the possible maximum possible value of a प्लस बी प्लस सी, मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, मॉड मतलब पॉजिटिव, क्योंकि हमें मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू चाहिए इसलिए मैं मॉड ले रहा हूँ, जिससे कि नेगेटिव जो चीज़ है वो पॉजिटिव बन जाए। ठीक है, ओके। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ट्राई कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, तुम्हारी मर्जी। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें बताया गया है कि यूनिक सोल्यूशन नहीं है, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, और हमें ये भी नहीं पता कि D1 D2 D3 हमारा क्या है, ज़ीरो है या नहीं है। तो हम ये गेस नहीं कर पा रहे हैं कि ये इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन तो बोला है, लेकिन कौन से केस का, होमोजीनियस का या नॉन होमोजीनियस का। लेकिन हमारा काम वही है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, तो डेल्टा का वैल्यू ज़ीरो होगा दोनों ही केसेस में। तुम होमोजीनियस देख लो या नॉन होमोजीनियस देख लो, दोनों ही केसेस में डेल्टा का वैल्यू ज़ीरो ही होता है। ओके, नाउ डेल्टा का वैल्यू जो हम ज़ीरो करते हैं, चलो। सो डेल्टा इक्वल्स टू कोफिशिएंट्स क्या क्या है, पहला a-1, फिर y का, यहाँ पर y का कोफिशिएंट नहीं है मतलब ज़ीरो है, और z का कोफिशिएंट 1, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1, y का b-1, और z का नहीं है मतलब ज़ीरो। यहाँ पर x नहीं है मतलब कोफिशिएंट ज़ीरो है x का, और यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 और z का कोफिशिएंट c-1। ये हमारा डिटर्मिनेंट है डेल्टा, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन बोला गया है, आई मीन सॉरी इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन बोला, तो डेल्टा का वैल्यू ज़ीरो होगा। ओके, इसका वैल्यू निकालते हैं। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए अगर देखा जाए, सो a-1 इंटू b-1 इंटू c-1 implies a-1 इंटू, मैं फर्स्ट रो से ओपन कर रहा हूँ, b-1 इंटू c-1। ठीक है, -1 इंटू ज़ीरो ज़ीरो। ठीक है, प्लस ज़ीरो वाला कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर 1 के लिए 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू दिस 0। तो कैलकुलेट करके देखते हैं क्या होता है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा a-1, b-1, c-1, यहाँ से 1 आएगा, इसको मैं राइट हैंड साइड में लेके जा रहा हूँ, तो -1। तीनों चीज़ों का प्रोडक्ट, तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट -1 आ रहा है। तो केसेस बना लेते हैं, इजी केसेस बना लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में तो गिवन ही है कि ए बी सी आपके इंटीजर होंगे। इंटीजर मतलब होल नंबर्स विथ नेगेटिव पॉजिटिव साइंस, राइट। ओके, तो हमें फ्रैक्शन से डील नहीं करना, डेसिमल से डील नहीं करना, तो हमारे लिए बहुत आसान सा ये बात बन जाता है। तो पहला केस देखते हैं, केस 1। केस 1 में मैं क्या ले रहा हूँ कि तीनों चीज़ों का प्रोडक्ट -1 कैसे कैसे आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि ये दोनों 1 है, ये -1 हो सकता है, या फिर ये -1 है, दोनों 1 है, हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये -1 है, ये और ये 1 है, हो सकता है। ठीक है, तो हम सारे केसेस लेके देखते हैं। ठीक है, और उन सब में से ए बी सी का वैल्यू अलग से निकाल कर जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा a प्लस बी प्लस सी का मॉड, वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो केस 1 में a-1 1, b-1 1 और c-1 आपका -1। ठीक है, मतलब -1 हमें तीनों चीज़ों का, तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट करके -1 लाना है। तो प्रोडक्ट करके -1 हम कैसे ला सकते हैं कि मैं दोनों को 1 रखता हूँ, तीसरे को -1 कर देता हूँ। तो मैंने दोनों को 1 रखा, तीसरे को -1 किया। यहाँ से a का वैल्यू आ रहा है 2, यहाँ से b का वैल्यू आ रहा है 2,
और c का वैल्यू आ रहा है 0। ओके, यह पहला केस, ठीक है। अब तुम अगर a प्लस बी प्लस सी करोगे तो आएगा 4, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन से केस में 4 से ज़्यादा आता है। अगर 4 ही आ रहा है तो वही हो जाएगा, आंसर 4 ही होगा, लेकिन अगर 4 से कुछ ज़्यादा भी आ रहा है तो देख लेते हैं। केस 2 में अब इस बार मैं इन दोनों को प्लस रखा था, इसको माइनस रखा था, अब मैं इसको माइनस रखूँगा। अच्छा, एक काम करते हैं, अगर मैं ये प्लस ये माइनस रखा तब मैक्सिमम वैल्यू आया 4। अगर मैं इसको माइनस इसको प्लस इसको माइनस रखूँगा तब भी तो 4 ही आएगा, नो चेंज। तो मुझे ऐसा नहीं सोचना है, मुझे और अलग तरीके से सोचना होगा, बिकॉज वो सारे एक ही केस बन जाएंगे। क्योंकि तुम खुद ही देखो, अगर मैं यहाँ पर -1 दूंगा तो a 0 बन जाएगा और बाकी ये दोनों 2 और 2 बन जाएंगे, मतलब मैक्सिमम फिर से 4 ही आ रहा है, तो उसको और लेने की ज़रूरत नहीं है उस केस को। अब हम ये सोचते हैं कि तीनों के तीनों का माइनस ले सकते हैं क्या? येस, वो भी कर सकते हो। अब हमने क्या किया कि तीनों के तीनों नंबर्स को मैंने -1 ले लिया, और हमें पता है कि -1 इंटू -1 इंटू -1 ऑड टाइम्स है, तो आंसर भी -1 आएगा। तो ये वाला केस बन सकता है। तो a -1 एक -1 होगा, b -1 होगा, c -1 होगा, और यहाँ से a b c तीनों का वैल्यू ही 0 आ रहा है, ठीक है। मतलब चेक किया, आई नो मैक्सिमम नहीं आएगा, लेकिन फिर अगर मैक्सिमम आ गया तो तब क्या करोगे? तब क्या करोगे ना, इसलिए दो जितने भी केसेस पॉसिबल हैं सारे केसेस आपको कैलकुलेट करके देख लेने, जहाँ से मैक्सिमम वैल्यू आएगा वही ऐसा आपको लिखना होगा, सिंपल। तो देखो मैक्सिमम जो वैल्यू आता है वो इसी केस से आता है, इस केस से मैक्सिमम नहीं आता, लेकिन हमें दोनों केसेस से किए, जो पॉसिबल जितने भी पॉसिबल केसेस है हमने वही किया, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकता है? फॉर मैक्सिमम, आई मीन डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, और खिचड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा 2 + 0, इसका मॉड, तो मॉड ऑफ 4 होगा, तो आंसर होगा 4, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। बस यही था चैप्टर, और ज़्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में, यही था मेन चैप्टर। अब आपको प्रैक्टिस आपको खुद करना है, मैंने तो बस कुछ क्वेश्चन से आप करवा दिए, सारे क्वेश्चन से मैं करवा नहीं पाऊँगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस आपके ऊपर है, अब प्रैक्टिस आपको खुद करना है, ठीक है। मैंने आपको बस एक ऊपर सी बातें कर दी गई हैं, ठीक है। जितना मैंने करवाया है उतना आप देखिए। अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो बाकी वीडियोस भी हैं यूट्यूब पर, देख सकते हो। ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ मेरा वीडियो ही देखो, ऐसा नहीं मैं बोलता, ठीक है। पढ़ाई जो है वो हर किसी जगह से, हर एक प्लेटफॉर्म से किया जा सकता है, ठीक है। कंपैरिजन मत करो, ठीक है, सिर्फ पढ़ाई करो। कंपेयर करके तुमको भी मार्क्स नहीं मिलेगा, दूसरे का भी कोई भला होने नहीं वाला, उनका तो उनको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, तुमको तो कुछ नहीं मिल रहा वैसे, ठीक है ना। तो कंपैरिजन मत करो, पढ़ाई करो, सिंपल, हर जगह अवेलेबल, जहाँ जहाँ अवेलेबल है वहाँ से पढ़ो, ठीक है। बिकॉज हर जगह भी एक्सेस आपको मिल रहा है यूट्यूब पर, तो इसीलिए इट इज़ बेटर नॉट टू आर्ग्यू, रेदर यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ एंड कीप वर्किंग, ठीक है। यहाँ पर पता नहीं क्या ग्लिच हुआ है, 1 मिनट, ये हटाओ, ये हटाओ, पता नहीं क्या ग्लिच हुआ था। ओके फाइन, ठीक है भाई। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है एंड यहाँ पर। तो जितनी भी बातें हमने की हैं इस बार रिवाइज़ कर लेना, थोड़ा नोट मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना है, मतलब सेटिस्फाइड नहीं है आप, तो देख सकते हो, दूसरे वीडियोस भी हैं, ठीक है। मैं मना नहीं करता, ठीक है, आई डोंट माइंड एट ऑल, बिकॉज पढ़ाई जो है वो बेसिकली टोटली डिपेंड्स ऑन यू। कहीं से आपको पसंद आ भी सकता है, कहीं पर पसंद ना भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये टोटली आपको डिपेंड करता है, आप पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना, टोटली आप पे डिपेंड करेगा। सो आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको PDF दे दूंगा, इसका पूरे चैप्टर का PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब प्रैक्टिस आपको खुद करना है। बेस्ट ऑफ लक एंड कीप स्टडिंग, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर में शुरुआत क्या करूँ सोच रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली मैं डिफरेंशिएशन स्टार्ट करूँगा, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। और
डिफरेंशिएशन ईजी चैप्टर है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से ख़त्म कर दूँ, ज़्यादा लेक्चर में लूँगा नहीं डिफरेंशिएशन का, ठीक है, जिससे कि यू को नो, आपको कॉन्फिडेंस सा मिल जाएगा डिफरेंशिएशन चैप्टर में भी। ईजी है, ठीक है। अगर आपने मेरा डिफरेंशिएशन वीडियो नहीं देखा, क्लास 11th में मैंने क्लास 11th के लिए एक बेसिक डिफरेंशिएशन का मैंने कुछ वीडियोस डाले हुए हैं, ठीक है। मैं प्लेलिस्ट मैंने बना कर रखा था, मैं आपको बता देता हूँ। प्लेलिस्ट का नाम मैं भूल चुका हूँ एक्चुअली, बहुत पहले बनाया था, याद नहीं रहता, बट स्टिल मैं आप रिकमेंड करूँगा कि वो पहले देख लो, ठीक है, बिकॉज वो एक बार देख लोगे तो कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप आसानी से कर पाओगे। तो मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ कि मैंने कहाँ पर क्या नाम से इसको सेव किया था। हाँ, इस प्लेलिस्ट का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, प्लेलिस्ट का नाम है। यहाँ पर मैंने आपको लॉगरिथम, डिफरेंशिएशन के कुछ वीडियोस डाले हुए हैं, मतलब एकदम बेसिक बातें की हैं हमने फार्मूला वाइज, फिर इनइक्वलिटी किया, मैक्सिमा मिनिमा किया, इंटीग्रेशन जितना ज़रूरी था उतना किया, मॉड्यूलस फंक्शन के मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए, पूरा मॉड्यूलस का बेस मैंने कवर अप कर दिया, ठीक है। तो जो भी है मैंने GIF, FPF भी करवा दिया, फ्रैक्शनल, पार्ट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लॉगरिथम जो भी है करवा दिया है। तो आप उसको एक बार देख लीजिए, फिर वहाँ पर आप देखने आइए, जो मैं आपको न्यू JEE के बेस पर मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊँगा, मतलब वीडियो अपलोड करूँगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में ज़्यादा स्टार्ट में करने का सोच रहा हूँ। डिफरेंशिएशन इज़ ए वेरी इजी चैप्टर, तो मैं इसको जल्दी से ख़त्म कर दूँगा स्टार्ट करके, ये मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। तो मैं 4-5 लेक्चर्स दूँगा डिफरेंशिएशन के, तो मिलेंगे आपके साथ डिफरेंशिएशन का लेक्चर लेकर। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।